Hello everyone, my name is Shubham and you are watching Law Putra YouTube channel. So today's class is so interesting because आज की क्लास में we'll decode judiciary. अब आप सोच रहे होंगे कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ाई करेंगे या भैया हमें क्या बताएंगे, पर आज की क्लास में हम जुडिशरी को समझेंगे। हम जुडिशरी के कुछ लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट हो जाएगा और बूस्ट होने के बाद आपको लगेगा कि अब जुडिशरी के लिए मैं बना हुआ हूँ और मेरे को प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इस वीडियो का फॉर्मेट क्या है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स जो हैं लॉ के, फॉर एग्जांपल, बट बेसिक पर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो हैं जो बहुत स्कोरिंग होते हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, हम इनमें से कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो कि पिछली बार पूछे जा चुके होंगे और उसको डिस्कस करने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि क्या पैटर्न है जुडिशरी का। और आप लोग डरते हैं, पर आपको डरना नहीं है जुडिशरी से बिल्कुल भी। हम स्टार्टिंग करेंगे वन बाय वन। हम 2 से 3 क्वेश्चन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के करेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन हम लॉ ऑफ टॉर्ट के करेंगे जो कि रीसेंट क्वेश्चंस होंगे। हम ज़्यादा पुराने क्वेश्चंस को डिस्कशन नहीं करेंगे, हम रीसेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे और उसके बाद फिर हम समझेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशन रखती है जुडिशरी हमसे और हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखती है जुडिशरी से और हम कैसे उस मुकाम तक पहुँच सकते हैं। तो बने रहिए आप लॉ पुत्र के साथ। और अगर आपको कोई डाउट फिर भी रह जाता है या आपको कोई क्वेश्चन होता है या क्वारी होती है या फिर आपको किसी सब्जेक्ट के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए क्वेश्चंस के ऊपर या कुछ और भी चाहिए, तो शांति से जस्ट स्क्रॉल डाउन करना, पता ही है आपको, कमेंट कर देना और एक लाइक कर देना और हमारी वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं दिल्ली की, क्योंकि आप सब सबसे ज़्यादा डरते हैं दिल्ली से। दिल्ली जुडिशरी सर्विस के बारे में हम बात करेंगे। हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उन क्वेश्चंस को देखने के बाद मेरा पूरा विश्वास है कि आपका कॉन्फिडेंस डबल नहीं ट्रिपल हो जाएगा और आपको लगेगा कि मैं बना ही इस चीज़ के लिए हूँ और मैंने ये चीज़ पढ़ रखी है। अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशंस दे रहे हैं या आप अभी लॉ करने की सोच रहे हैं या फिर आप खुद लॉ स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए तो फिर ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है और विदाउट स्किपिंग इस वीडियो को आपको देखना है ताकि आप कोई भी कंसेप्ट मिस ना कर पाएँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक लेके। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ या मैं क्वेश्चन ओरली बोल रहा हूँ। अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बता सकते हैं, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। पर आप अगर क्वेश्चन सुनेंगे ढंग से तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, ऐसे कोई ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी नोट डाउन करने वगैरह की। तो मैं रिपीट क्वेश्चन बोलता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं 2011 की। दोस्तों, दिल्ली जुडिशरी सर्विस के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। आप क्वेश्चन ढंग से सुनिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑफर, कि इनमें से ऑफर कौन सा है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज अ बिड एट एन ऑक्शन सेल। जो बिड मारते हैं ना, आपने देखा होगा अभी ऑक्शन सेल के अंदर हम कि भाई इतना प्राइस हो गया, इतना प्राइस हो गया, ये इतना प्राइस, ये इतना प्राइस, उसमें ऑक्शन सेल के अंदर। या फिर बैंकर्स कैटलॉग ऑफ चार्जेस, या फिर मेन्यू कार्ड एट अ रेस्टोरेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब आप एक एक करके समझेंगे कि ऑफ़र क्या है। सबसे पहले आपको याद रखना है बच्चों कि जो मेन्यू कार्ड आपको रेस्टोरेंट में मिलता है वो ऑफ़र तो नहीं होता। तो क्या होता है वो होता है इनविटेशन टू एन ऑफ़र। और आपने एक कंसेप्ट पढ़ रखा होगा बहुत अच्छी तरीके से, मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर। तो इसमें जो एक ऑप्शन है हमारे पास कि मेन्यू कार्ड एट रेस्टोरेंट, तो वो तो हम पहले ही कैंसिल आउट कर सकते हैं कि नहीं भी ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात है कि एट बिड एट एन ऑक्शन सेल, क्या ये ऑफ़र होती है? तो ये बिल्कुल आपने पढ़ रखा है कि यही ऑफ़र होती है और सारे ऑप्शंस बकवास हैं, बेकार हैं। और आप इसको एक बार पढ़ते के साथ ही विद इन 5 सेकेंड 4 सेकेंड में पढ़ेंगे क्वेश्चन और आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आप बताइए कि ऐसा क्वेश्चन आप कैसे छोड़ सकते हैं? क्या ये स्कोरिंग है? क्या ये ईजी है? बिल्कुल है। चलिए उसके बाद हम एक क्वेश्चन देखते हैं बहुत ही बेसिक जो कि बहुत ही रीसेंट क्वेश्चन है। 2013 में बिहार जुडिशियल सर्विस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स। जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? और ये जब आपने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि आपने सबसे पहले पढ़ा होगा प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, ऑफर और ये सारी चीज़ें। तो इसमें क्या हो सकता है कि प्रॉमिस अंडर सेक्शन 2B, क्या ये प्रॉमिस बन जाता है सेक्शन 2B के अंडर? बिल्कुल भी नहीं।
क्या ये एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 2E बन जाता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल, ये एग्रीमेंट बन जाता है अंडर सेक्शन 2E, क्योंकि एग्रीमेंट है। अभी तक प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट किया गया है, पर क्या वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है? आप बोलेंगे सर एनफोर्सिएबल बाय लॉ तो नहीं है, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बना? कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बना। तो क्या ये एग्रीमेंट बना? बिल्कुल एग्रीमेंट तो बन गया, क्योंकि प्रपोजल एक्सेप्ट हो चुका है। अब देखो, मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये था कि आप समझ सकें डिमांड क्या है क्वेश्चंस की। एक्चुअली में आपकी यहाँ पर कोई सेक्शंस नहीं रटवाए जा रहे हैं, आपको सेक्शंस नहीं पूछे जा रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि कंसेप्ट आपका कितना स्ट्रांग है। आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज देखी जा रही है कि क्या आपको लॉ की नॉलेज है, क्या आप लॉ को इंटरप्रेटेट कर सकते हो, क्या आप लॉ को समझ सकते हो, और क्या आप लॉ को अप्लाई कर सकते हो। चलिए, अब एक बहुत रीसेंट क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है 2014 के अंदर हरियाणा जुडिशियल सर्विस के अंदर, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं हम। एन ऑफर वॉज सेंड बाय पोस्ट। देखिए, एक ऑफर था, वो पोस्ट के थ्रू एक पर्सन के पास भेजा गया, उस पर्सन ने उसको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद मान लीजिए मेरे पास एक ऑफर आया, मैंने रिसीव करा है, मैं इस पर लिख देता हूँ कि येस आई एक्सेप्ट दिस ऑफर, और उसके बाद मैं इसको एक जगह पर रख देता हूँ। फिर मैं भूल जाता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भेजना था या ऐसा कुछ मेरे को उसको वापस करना था, कि मैंने इस पर लेकिन लिख दिया है कि ऑफर हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय मी। तो नेक्स्ट चीज़ क्या हो सकती है, क्या लगता है आपको? अब क्या होगा? क्या वो एग्रीमेंट बना, या वो कॉन्ट्रैक्ट बना, या वो एक प्रपोजल एक्सेप्टेड हुआ? तो आपका आंसर इसमें क्या होगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अब आप बोलेंगे यार एक्सेप्ट तो हो गया है, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया है। अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट या अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट या नो एग्रीमेंट, आपको ध्यान रखना है जब तक कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगी तब तक वो एक वैलिड एग्रीमेंट तो बन ही नहीं सकता। कम्युनिकेशन तो बहुत ज़रूरी है ना, जब कम्युनिकेशन ही कंप्लीट नहीं हुई है तो कैसे एक वैलिड ऑफर या फिर एक वैलिड एक्सेप्टेंस बन सकती है, और कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बन सकता है? इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई एग्रीमेंट बना ही नहीं है, क्योंकि उस पर्सन ने जिसने यहाँ पे लिखा ऑफर हैज़ बीन एक्सेप्टेड, उसने वो ऑफर ना तो पहुँचाया नहीं सामने वाले पर्सन के पास, उसने वो ऑफर अपने ड्रॉर में रख दिया और फिर भूल गया कि मुझे वापस देना भी था या पहुँचाना भी था। चलो, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है कि नहीं है? और सेक्शन 1, 2, 3, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, साथ में थोड़े सेक्शन और हैं, बस इनफ है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा लॉ ऑफ टॉर्ट से क्वेश्चन देखते हैं आप, ठीक है? चलो बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट को, ठीक है? एक क्वेश्चन पूछा गया है बहुत रिसेंटली कि द रेमेडी इन केस ऑफ टॉर्ट इज प्यूनिटिव होती है, पनिशमेंट वाली होती है, कंपनसेटरी होती है, कि मनी दे देंगे हम तो जी, हमारी रेमेडी जो है टॉर्ट में वो मनी वाली होती है। तो आपको पता है कि जो टॉर्ट की रेमेडी होती है दैट इज़ इन कंपनसेटरी फॉर्म, मॉनेटरी फॉर्म। इसका आंसर सिंपल क्या हो जाएगा? मॉनेटरी फॉर्म में, कंपनसेटरी फॉर्म में उसकी रेमेडी होती है। अब आप समझ रहे हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसका मतलब सिर्फ आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आपके अगर कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आपका जुडिशरी का एग्ज़ाम जो प्रीलिम्स होता है वो तो बहुत इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप रखना है। अगर आपको मेरे से भी कोई डाउट पूछना है तो आप मुझे पर्सनली भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, शुभम भारद्वाज इंडियन मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कोई पूछ सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे बता सकते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन और पूछा गया है 2016 के अंदर बिहार जुडिशियल सर्विस के अंदर, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एन एक्ट ऑफ टॉर्ट? टॉर्ट एक्ट के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही दी गई है? इट इज़ अ सिविल रॉन्ग, क्या वो सिविल रॉन्ग है? ऑल सिविल रॉन्ग्स आर नॉट टॉर्ट, ऑल इट गिव्स अ राइट इन रेम, ऑल ऑफ द अबव। अब ये क्वेश्चन इतना सिंपल है कि टॉर्ट की डेफिनेशन जो सेलमन ने दी है, बेनफिल ने दी है, अगर आपने एक बार भी अगर उसको पढ़ा हुआ है या देखा हुआ है या आपने लॉ ऑफ टॉर्ट्स का टी भी पढ़ा हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को आंख बंद करके टिक मार देंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। आप इस क्वेश्चन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि देखिए इसमें क्या पूछा जा चुका है कि हमें जो टॉर्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, टॉर्ट की डेफिनेशन ये होती है, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज अ कॉमन लो एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ये आपको डेफिनेशन आपने पढ़ रखी होगी, और वो दैट इज़ नॉट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आपने डेफिनेशन ये सब पढ़ रखी हैं, तो इसका मतलब है कंसेप्ट तो आपके क्लियर है, बट आप सही वे में नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, आप रट्टाफिकेशन में जा रहे हैं। रटना भी ज़रूरी है बट बहुत कम, कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ, इसके लॉ के अंदर। अगर आप जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें कंसेप्ट की मोर वैल्यू है, ना कि रट्टाफिकेशन की। सेम 2016 ईयर में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है बिहार के अंदर,
वो क्वेश्चन है, टॉर्ट इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच इज, एक ब्रीच ऑफ ड्यूटी है जो कि क्या है, इम्पोज्ड बाय द पार्टीज, इम्पोज्ड बाय द लॉ, इम्पोज्ड बाय द पेनल लॉ, इम्पोज्ड बाय सोसाइटी। अब इसका आंसर आप खुद जानते हैं कि दैट इज इम्पोज्ड बाय लॉ। लॉ इम्पोज करता है एंड द ड्यूटीज टुवर्ड्स पर्सन जनरली। आपको याद रखनी है इन बेसिक चीज़ें। तो इसका मतलब अगर आपका बेस क्लियर है तो आपका जुडिशरी भी क्लियर है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं और फिर आपका कॉन्फिडेंस और बूस्टअप करते हैं। देखिए, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है नेग्लिजेंस के ऊपर, जो कि बहुत रिसेंटली दिल्ली के अंदर ही पूछा जा चुका है। इन द रॉन्ग ऑफ नेग्लिजेंस देयर इज़ ब्रीच ऑफ, यानी कि जो नेग्लिजेंस होता है जिसमें हम टॉर्ट्स में नेग्लिजेंस पढ़ते हैं, उसमें किस चीज़ का ब्रीच होता है या किस चीज़ की हमें प्रॉब्लम होती है, तब वह माना जाता है नेग्लिजेंस है। तो इसका ऑप्शन है लीगल राइट ऑफ द डिफेंडेंट। क्या डिफेंडेंट के लीगल राइट? डिफेंडेंट के लीगल राइट गलत, डिफेंडेंट नहीं। ऑफ गुड फेथ, किसी गुड फेथ का ब्रीच को हम नेग्लिजेंस बोलते हैं, या फिर लीगल ड्यूटी ऑफ द डिफेंडेंट, लीगल ड्यूटी ऑफ डिफेंडेंट को ही हम नेग्लिजेंस बोलते हैं। अगर लीगल ड्यूटी ब्रीच करता है अपनी कोई डिफेंडेंट तो हम यहाँ पर नेग्लिजेंस बोलते हैं। हम यहाँ पर लीगल राइट के ब्रीच को नहीं बोलते हैं नेग्लिजेंस। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर। देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बहुत बड़ा एक्ट है, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल एक्ट है। और आप सब डरते हैं कि इस एक्ट में पढ़ने में पता नहीं क्या क्या है, या हम इससे हमें याद नहीं होता, या बहुत वास्ट सिलेबस है इसका, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछे जा चुके हैं प्रीलिम्स के अंदर। देखिए, 2013 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके अंदर, जुडिशरी के अंदर। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 केम इनटू फोर्स ऑन। और अगर आपने मेरी वीडियो लॉ पुत्र पे देखी हुई है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए कि कब आया था। ये आया था 1 मार्च 1882 के अंदर ये फोर्स में आया था। अब इतने बेसिक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यहाँ पे नेगोशिएबल के ऊपर तो कुछ बात ही नहीं हो रही है। यहाँ तो हम ये पूछ रहे हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया कब था फोर्स के अंदर, और आपको अगर ये भी नहीं पता है तो फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ने का फ़ायदा ही क्या हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन। 2015 का क्वेश्चन है। 2015 मीन्स मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन है, और आप जानते हैं कि सेक्शन 5 के अंदर हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, सेक्शन 6 के अंदर, सेक्शन 7 के अंदर, और सेक्शन 4 के अंदर, और सेक्शन 13 के अंदर डेफिनेशन जो होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की। 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होते हैं। ये तो बहुत बेसिक है। तो आपको नहीं लगता कि जुडिशरी इज़ टू बेसिक बट टू स्ट्रॉन्ग? अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई करना छोड़ दें, क्योंकि जुडिशरी के अंदर आपको अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी ताकि आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो, और कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के बाद आपका एग्ज़ाम स्ट्रॉन्ग हो, और एग्ज़ाम स्ट्रॉन्ग करने के बाद आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो, ताकि आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकें। दोस्तों, एक क्वेश्चन और डिस्कशन करते हैं। ये मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस 2015 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और 2011 में पूछा जा चुका है। विच इज़ नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? ए बॉन्ड, बी प्रॉमिसरी नोट, 3 बिल ऑफ एक्सचेंज, एंड 4th ऑप्शन इज चेक। तो इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नहीं है? अब आपको पता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ 3 टाइप के होते हैं, प्रो नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। तो इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज दे रखा है, चेक दे रखा है, प्रो नोट भी दे रखा है, तो बचा क्या? बॉन्ड। तो बॉन्ड इसका मतलब नहीं हुआ। तो अगर आपको पता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ 3 टाइप के होते हैं, और अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप तो इसमें बिना देखे मार्क करके आएंगे और आपको नंबर मिलेंगे और आप पोजीशन पे आ जाएंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, आप नीचे कमेंट में बताएं हमें। और नेक्स्ट वीडियो आप अगर इस टाइप की चाहते हैं, और अगर आपको इसमें क्वेश्चंस भी चाहिए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं हमें। आप मुझे भी पर्सनल आईडी पे फॉलो कर सकते हैं मेरी, मैंने आपको बता रखी है अभी वीडियो के पीछे। और अगर आपको लगता है कि हमें इस टाइप की वीडियोस आप तक और लानी चाहिए, तो आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। उससे पहले हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो कि 2013 के अंदर पूछा जा चुका है। दैट इज़ द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज़ डिफाइंड इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अंडर विच सेक्शन। अब आप मेरे से बोलेंगे कि सर मोस्ट ऑफ द सेक्शंस के अंदर सेक्शन 2 जो होता है वहाँ पे डेफिनेशन होती है
किसी भी एक्ट की। पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पर सेक्शन 13 के अंदर डेफिनेशन दी है, ना कि सेक्शन 2 के अंदर। और डेफिनेशन भी कुछ नहीं है, सेक्शन 4, 5, 6 यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक को कंबाइन कर दिया है, तो डेफिनेशन बन गई है। आगे हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे, और 15 से 20 क्वेश्चन हम पर वीडियो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते रहिए, पढ़ते रहिए और कॉन्फिडेंस ऐसे बना के रखिए। कोई डाउट है तो कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।